अरे बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि आपका सिलेबस, आपका पैटर्न पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अगर मैं कक्षा 10वीं विज्ञान की बात करता हूं तो कक्षा 10वीं विज्ञान बोर्ड एग्जाम में आपका टोटल 75 अंक का पूछा जाना है और इस 75 नंबर के प्रश्नों में से आपका जो 15 नंबर का प्रश्न होगा वह केवल आपका एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। ये एक आपका प्रश्न दिया होगा, उसके 4 विकल्प होंगे, उन चारों विकल्पों में से जो आपका सही होगा उस प्रश्न को आपको सही का टिक लगाना है। तो ये 15 नंबर का योगदान आपका बहुत बड़ा योगदान होता है। आपके पूरे बोर्ड एग्जाम में यह 20% का योगदान रखता है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट सेशन है और आज के इस सेशन के अंतर्गत हम चैप्टर नंबर 1 के टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का चर्चा करेंगे जो कि आपके एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाने वाला है। अगर मैं बात करता हूं आपके चैप्टर नंबर 1 की ना, तो चैप्टर नंबर 1 से टोटल 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं और जिसमें से एक एमसीक्यू आपका पूछा जाएगा। तो यह छोटी सी वीडियो आपका 1 नंबर बिल्कुल तय करके आएगा आपकी परीक्षा में। आइए जल्दी से सेशन की करते हैं शुरुआत। तो आपका जो प्रश्न संख्या 1 है कुछ इस प्रकार से है कि जीवों के विकास की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अगर मैं बात करूं कि इसके उत्तर को कैसे लिखना है आपके बोर्ड एग्जाम के कॉपी के अंदर, तो आपको सबसे पहले आपको डालना है क्या, प्रश्नोत्तर क्रमांक 1। और प्रश्नोत्तर क्रमांक 1 डालने के बाद उसमें आपको जो इस 4 में से जो सही विकल्प है उस सही विकल्प को उस प्रश्नोत्तर नंबर 1 में डाल करके लिख देना है ऑप्शन के सहित। बस इतना लिख देते हो, फिर आप 4-5 लाइन छोड़ देना, फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर क्रमांक 1 का 1, 2 या क ख जो भी जिस रूप में प्रश्न दिया होगा उस रूप में आप उसको क्या करोगे, लिखोगे। तो अगर मैं आपके प्रश्न संख्या 1 की बात करूं ना, तो प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत अगर देखा जाए आपके विज्ञान का चैप्टर नंबर 1, तो चैप्टर नंबर 1 आपका क्या है, इवोल्यूशन है। तो चैप्टर नंबर 1 आपका है इवोल्यूशन और इवोल्यूशन का मतलब होता है जीवों का विकास। और प्रश्न पूछ रहा है कि जीवों की विकास की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है विकास यानी कि इवोल्यूशन कहते हैं, ये आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अब अगर इसके और भी पार्ट यानी अगर हम बात करते हैं इसके पार्ट नंबर ए की, तो पार्ट नंबर ए में दिया है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन का सीधा सा मतलब समझ लीजिए कि अगर किसी भी जीव के जीन में अस्थायी परिवर्तन आ जाता है ना, तो उससे जीवों में जो विविधता, नई पीढ़ी में जो विविधता देखने को मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन। तो यहां जीवों के विकास से उत्परिवर्तन आपका संबंधित है नहीं, संबंधित है, लेकिन जीवों की विकास की प्रक्रिया को उत्परिवर्तन हम नहीं कहते। तो अनुवांशिक की बात करें, अनुवांशिकी की, तो अनुवांशिकी में हम जीन का अध्ययन करते हैं। अगर बात करते हैं संरक्षण की, तो जीवों की सुरक्षा देने का जिक्र जहां होता है उसे हम क्या कहते हैं, संरक्षण कहते हैं। तो इसका राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर अगले क्रम में हम प्रश्न संख्या 2 की बात करें, तो प्रश्न संख्या 2 आपका कहता है कि चार्ल्स डार्विन ने किस सिद्धांत का क्या किया, प्रतिपादित किया। तो अगर मैं बात करता हूं चार्ल्स डार्विन की ना, तो बीगल का सफर आपने देखा है। बीगल के सफर में डार्विन ने घूम घूम करके उन्होंने प्राकृतिक चयन, वातावरण और अनुकूलता के आधार पर उन्होंने प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ये आप याद रखिएगा। लैमार्क यहां है नहीं क्योंकि अलग ये आपके चार्ल्स डार्विन की बात की जा रही है। उत्परिवर्तन से हमने बताया जीन में अस्थायी परिवर्तन की बात की जाएगी, आनुवंशिकता में जीनों के अध्ययन की बात की जाएगी। तो इसका राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर अगले क्रम में हम बात करें प्रश्न संख्या 3 की, तो प्रश्न संख्या 3 कहता है कि लैमार्क के अनुसार जो आपका एक्वायर्ड आपका ट्रिट्स होता है उसको अगले पीढ़ी में स्थानांतरित किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, अनुवांशिकी के माध्यम से। अनुवांशिकता का यहां पे कोई जिक्र होगा नहीं, लैमार्क ने अनुवांशिकता से संबंधित कोई सिद्धांत दिया नहीं। पर्यावरण केवल आपको प्रेरित करता है, तो पर्यावरण के प्रभाव से होगा नहीं। प्राकृतिक चयन तो आपका किससे संबंधित है, लॉर्ड डार्विन से संबंधित है, तो यहां लैमार्क की बात कर रहा है। तो लैमार्क ने यह बताया था कि अभ्यास और अनुप्रयोग से क्या होता है आपका इसका अभ्यास और उपयोग,
अभ्यास और उपयोग से संबंधित लैमार्क ने क्या किया, अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगर अगले क्रम में हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की, तो प्रश्न संख्या 4 में जीवों के प्राकृतिक चयन किसके आधार पर होता है। तो अगर मैं जीवों के प्राकृतिक चयन की बात करूं तो उसमें मनुष्य की इच्छा का कोई योगदान नहीं होता। अगर लैमार्क की बात करता हूं तो अभी आपने देखा कि लैमार्क अभ्यास और उपयोग की बात करते हैं, तो यहां पर प्राकृतिक चयन से कोई लेना देना है नहीं, आनुवंशिकता का कोई लेना देना है नहीं। तो बीगल के सफर में जो लॉर्ड डार्विन है ना, इन्होंने क्या किया, अनुभव किया किसका, वातावरण और अनुकूलता का अध्ययन किया। इन्होंने देखा ना कि जो आपकी गौरैया किसी एक स्थान पर है, वही गौरैया दूसरे स्थान पर उसके रंग रूप आकार में परिवर्तन हो जाता है, तो किसके कारण होता है, वातावरण और अनुकूलता के कारण होता है, जिसे इन्होंने प्राकृतिक चयन के सिद्धांत में क्या किया, चर्चा किया। अगर अगले क्रम में प्रश्न संख्या 5 की बात करें तो उत्परिवर्तन का जीवों के विकास में क्या योगदान होता है। अगर मैं बात करता हूं उत्परिवर्तन का, तो संरक्षण या जीवों को सुरक्षा देगा नहीं। लैमार्क किसकी बात करता है, अभ्यास और उपयोग की बात करता है, तो ये आपका होगा नहीं। प्राकृतिक चयन लॉर्ड डार्विन का है। तो यहां कह रहा है उत्परिवर्तन का जीवों के विकास में क्या योगदान है। देखिए उत्परिवर्तन से हमने आपको बताया कि इससे आपके जीन में अस्थायी क्या आता है, परिवर्तन आता है। और जीन में जब परिवर्तन आ जाता है ना, तो उससे जो अगली संतान आने वाली है उसमें विविधता देखने को मिलेगा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वह हो जाएगा आनुवांशिक विविधता हो जाएगा। प्राकृतिक चयन यहां होगा नहीं, पर प्राकृतिक चयन में आपके वातावरण और अनुकूलता का प्रभाव पड़ता है, तो ये आपका होगा नहीं। अगर प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं तो प्रश्न संख्या 6 कहता है कि डार्विन के सिद्धांत के अनुसार जीवों का कौन सा प्रकार जीवन में टिकते हैं। जो कमजोर होगा वह टिकेगा नहीं, क्योंकि आपके साइंस के इस चैप्टर में एक मस्त सा आपका लाइन दिया है कि मारो या मरो। तो अगर जो मर जाएगा उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जो मारेगा वही जिंदा रह पाएगा, जो इस संसार में मारेगा वही जिंदा रह पाएगा। तो अगर इसके ऑप्शंस की बात करें, कमजोर रहेगा वो जिंदा रहेगा नहीं, उसको मार दिया जाएगा। केवल कमजोर वाला हट जाएगा बिल्कुल पूरी तरह से। तो यहां पर केवल और केवल कौन जिंदा रह पाएगा, केवल और केवल कौन टिक पाएगा, जो केवल अनुकूल होगा वही आपका टिक पाएगा। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 6 बना सकते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की, तो प्रश्न संख्या 7 कहता है लैमार्किज्म और डार्विन में मुख्य अंतर क्या है, यानी लैमार्कवाद और डार्विनवाद में प्रमुख अंतर क्या है। ये ऑप्शन सही जो है उसको छांटना है। तो लैमार्क में प्राकृतिक चयन नहीं, डार्विन में है, बिल्कुल सही बात है। लैमार्क में कहां प्राकृतिक चयन की बात किसमें है, डार्विन में है ना, डार्विनवाद में है। तो ये बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो कहता है लैमार्क में उत्परिवर्तन प्रमुख है, डार्विन में नहीं। लैमार्क में नहीं, डार्विन में जो उत्परिवर्तन है वह प्रमुख है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। अगर बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, तो ऑप्शन सी कहता है कि डार्विन में एक्वायर्ड ट्रीज स्थानांतरित होते हैं, डार्विन में नहीं, लैमार्क में एक्वायर्ड ट्रीज स्थानांतरित होते हैं, अभी आपने पढ़ा ही। और अगला कहता है कि लैमार्क में यानी लैमार्कवाद में प्राकृतिक चयन है, जी बिल्कुल नहीं, इसमें प्राकृतिक चयन नहीं है। प्राकृतिक चयन किसमें है, डार्विन में है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 7 को आप बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 8 की बात करें तो कहता है कि जीवों में विविधता क्यों आवश्यक है, केवल अनुवांशिकी के लिए, जी बिल्कुल नहीं, केवल अनुवांशिकी के लिए विविधता आवश्यक नहीं है। अगर मैं बात करूं लैमार्किज्म सिद्धांत के लिए, तो जीवों में विविधता क्या लैमार्किज्म सिद्धांत के लिए है क्या, नहीं है। संरक्षण के लिए क्या, उसको बचाने के लिए नहीं। यह केवल और केवल किस लिए आवश्यक है, प्राकृतिक चयन और अनुकूलता के लिए जीवों में विविधता आवश्यक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर प्रश्न संख्या 9 की बात करें, देखिए यहां पे हर प्रश्न में स्टार आपका लगा हुआ है। अगर बात करें इसकी तो हर प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक चयन का उदाहरण कौन सा है, प्रश्न संख्या 9। तो पेड़ों से पत्ता गिरना क्या प्राकृतिक चयन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अगर मानव द्वारा खेती, ये क्या हो सकता है क्या, प्राकृतिक चयन नहीं हो सकता। जीन में उत्परिवर्तन 2 है आपका, जीन में उत्परिवर्तन, तो प्राकृतिक चयन नहीं हो सकता जीन में उत्परिवर्तन। जीन में प्राकृतिक चयन क्या हो सकता है कि गहरे
हरे और हल्के रंग के म्यूपल की संख्या में बदलाव आना यानी कि इसके रंग का बदलना, इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर बात करते हैं इसके प्रश्न संख्या 10 की, तो प्रश्न संख्या 10 जो है ना, वह कहता है कि जीवों के विकास में समय के साथ बदलाव को कैसे मापा जा सकता है। तो फॉसिल रिकॉर्ड से मापा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। ये पर्यावरण वाला आपका क्या होगा, पर्यावरण वाला कट जाएगा, लैमार्किज्म से कट जाएगा, मानव के अध्ययन से ये आपका कट जाएगा। तो इस प्रकार से आपके 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रश्न संख्या 1 के, जो कि आपके एमसीक्यू थे, आपके परीक्षा में आने की संभावना इसकी क्या थी, अधिक से अधिक थी। तो इसलिए इस तरह से आप 10 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं।